पंचकर्मा ही क्यों चूज करा और ये पंचकर्मा होता क्या है? कर्मा बेसिकली 5 कर्मों से मिलके बना है, लेकिन अगर इसको एलिब्रेट करेंगे तो इसमें लगभग 350 साढ़े 400 थेरेपीज है अलग अलग। कभी बच्चे का पेट गड़बड़ हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गई, तो मदर क्या सोचती है कि कुछ ऐसा कुछ दे दो जिससे उसको मोशन हो जाए और वो जल्दी से उसका पित्त जो है बेसिकली साफ हो जाए। तो वहाँ पे हम रोल करते हैं वहाँ पे बेसिकली। तो हम किसी बच्चे को खांसी हो रही है, ज़्यादा खांसी हो रही है, कफ ज़्यादा जमा है, तो बच्चे घर में क्या होता है कि वॉमिट हो जाती है बच्चे को। तो आपने अभी इतने सारी कॉमन लाइफ को बताया, तो क्या कैंसर भी इससे ठीक हो सकता है पंचकर्मा के? तो हम लोग कैंसर के बारे में आप जानना चाहते हैं कि कैंसर कैसे आयुर्वेद में पेशेंट को हम ठीक कर सकते हैं ट्रीटमेंट? तो उसके लिए बेसिकली ऐसे ही अगर हम पंचकर्मा की हम बात करें, मान लो किसी पेशेंट को लंग कैंसर है, तो लंग कैंसर में हम लोग उस तो जो कैंसर की कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो कीमोथेरेपी की कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसमें पंचकर्मा बहुत अच्छा काम करते हैं बेसिकली। तो आप हमें ये बताएं कि पंचकर्मा एक्सपर्ट बने कैसे और इसकी पढ़ाई क्या होती है? पंचकर्मा एक्सपर्ट बनने के लिए 2 चीज़ें हैं बेसिकली। एक चीज है गट हेल्थ, पंचकर्मा के थ्रू इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? क्या क्या ट्रीटमेंट होता है बेसिक 2 गट हेल्थ के लिए हम बेसिकली 2 ट्रीटमेंट हम बेसिकली पेशेंट को देते हैं। तो क्या हेयर हेल्थ को भी पंचकर्मा के थ्रू सुधारा जा सकता है? बिल्कुल, पंचकर्मा एक ऐसी ट्रीटमेंट है जो बहुत सारी डिजीज के ऊपर वर्क करते हैं। स्किन डिजीज के ऊपर, हेयर फॉल के ऊपर, जैसे एलोपेशिया है, एलोपेशिया के ऊपर वर्क करता है। तो क्या ये जो हमारे घर में जो गमलों में एलोवेरा उगते हैं, तो आपको भी हम रॉ यूज़ कर सकते हैं या इफेक्ट है, या हमें बाजार से खरीद के लाना चाहिए? अगर आप खुद ही लगाने लग गए बिना किसी डॉक्टर के सलाह के, तो सिंपल है, कोई ना कोई साइड इफेक्ट आ सकता है। और एक और काफी हॉट टॉपिक है जो कि सेक्सुअल हेल्थ को लेके, तो पंचकर्मा का क्या रोल होता है इसमें ठीक करने में सेक्सुअल हेल्थ को? सेक्सुअल हेल्थ बेसिकली अगर हम देखा जाए तो क्या पंचकर्मा के थ्रू स्ट्रेस और एंजाइटी भी रिलीव कर सकते हैं? बिल्कुल, हम बेसिकली ट्रीटमेंट ही अगर हम मानसिक रोगों की बात करें तो पंचकर्मा से अच्छा ट्रीटमेंट मानसिक रोगों के लिए कहीं पे भी नहीं है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए एपिसोड में बियॉन्ड बातें की। और यहाँ हम बातें करते हैं डीपली कन्वर्सेशन। और आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही एक्सपीरियंस आयुर्वेदिक डॉक्टर, तो डॉक्टर श्रवण कुमार। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत वेलकम एंड थैंक यू सो मच, आपने इतने इंपॉर्टेंट टाइम में हमारे लिए टाइम निकाला। तो स्वागत करते हैं आपका। सबसे पहले आप हमें अपने बारे में बताइए कि आपने आयुर्वेदा लाइन में कैसे स्टार्टिंग करी और आपने ये ही फील्ड क्यों चूज़ करी, और डॉक्टर्स लाइन में बहुत सारी चीज़ें होती है, आपने आयुर्वेदा ही क्यों चूज़ किया? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप हमें अपने बारे में बताइए। मैं एक छोटे से गांव राजस्थान से बिलोंग करता हूँ बेसिकली, और मेरा स्टार्टिंग से ही थोड़ा सा आयुर्वेद से टच रहा है। जैसे मेरे मामा जी हैं, वो आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं, और फैमिली मेम्बर से वो आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं। तो आसपास के लोग हैं जो जो प्रैक्टिस करते हैं, वो भी आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करते हैं, तो काफ़ी लगाव रहा है स्टार्टिंग से ही मेरा। तो मैंने सोचा कि कैसे इसको किया जाए, तो मैंने 10th या 12th में इसको स्टार्टिंग के लिए साइंस मैंने लिया बेसिकली। साइंस लेने के बाद हम लोग आगे स्टार्ट करते पीएमटी का एग्ज़ाम देते हैं। तो पीएमटी का एग्ज़ाम दिया तो मुझे हरियाणा से सीट मिली आयुर्वेदा की। तो मैं बड़ा खुश हुआ कि मुझे आयुर्वेदा के लिए सीट मिल रही है हरियाणा से, तो मैं अच्छे से काम करूँगा, लोगों की सेवा करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा आयुर्वेद को प्रमोट कर पाऊँगा, लोगों के बीच में जा पाऊँगा। तो मैंने 4.5 साल अच्छे से आयुर्वेद में मेहनत की। वहाँ पे कॉलेज में अच्छे से प्रोफेसर मिले, अच्छी पढ़ाई का माहौल मिला मुझे वहाँ पे। तो मुझे आयुर्वेद का और ज़्यादा रुझान बढ़ता चला गया। तो इसी तरह से मैं अभी हम लोग और बीएमएस कंप्लीट करने के बाद आयुर्वेदा के लिए और आगे काम कर रहे हैं। जैसे अभी हमने अपना खुद का आयुर्वेदा पंचकर्मा हॉस्पिटल चालू किया है। मैं और भी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स में जाता हूँ जहाँ पे मैं अलग-अलग तरीके से काम करता हूँ। कुछ जहाँ पे मैं पंचकर्मा के लिए काम कर रहा हूँ, कहीं पे छाछ-सूत्रा के लिए काम कर रहा हूँ, कहीं आयुर्वेदिक मेडिसिन्स को प्रमोट करने के लिए, कहीं पे भी आयुर्वेद को प्रमोट करने के लिए जहाँ मुझे मौका मिलता है, मैं जाता हूँ। पंचकर्मा ही क्यों चूज करा और ये पंचकर्मा होता क्या है? पंचकर्मा बेसिकली 5 कर्मों से मिलके बना है। इसमें 2 पूर्व कर्म होते हैं और 3 प्रधान कर्म होते हैं। लेकिन अगर इसको एलिब्रेट करेंगे तो इसमें लगभग 350 साढ़े 400 थेरेपीज़ है अलग-अलग। अलग-अलग बीमारियों के लिए अलग थेरेपीज़ हैं। तो हम बेसिकली अगर हम सिर्फ पंचकर्म की बात करें तो 5 चीज़ें हैं। अभ्यंगम है और स्नेहन है। ये हमारे पूर्व कर्म है बेसिकली। और अगर हम वात के शमन के लिए हम बात करेंगे तो उसमें विरेचन है, वस्ति है, वो सेकंड क्रम में आता है। और तो हमारा 5th है जो लीच थेरेपी, बेसिकली रक्तमोक्षण हम बोलते हैं, वो भी उसके 5वें क्रम में आता है। और हम अगर आयुर्वेद में कई और जगह पढ़ते हैं, अलग-अलग जगह वाग्भट है, सुश्रुत है, तो उनके अलग-अलग वहाँ पे मिलते हैं। तो उसमें एक और जोड़ा गया है, नस्यम ट्रीटमेंट भी जोड़ा गया है बेसिकली।
तो इस तरह से 5 तरह से कॉम्बिनेशन होता है, इसके लिए पंचकर्मा बोलते हैं। और दूसरा और भी इसमें अलग-अलग चीज़ें हैं, जैसे हमारी बॉडी है, वात पित्त कफ से बनी हुई है। तो अगर हम वात का शमन करना है या वात का शोधन करना है, तो जैसे वात की डिजीज़ है बेसिकली, किसी को जॉइंट पेन है, किसी को स्वेलिंग है कहीं पे, किसी को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, किसी को नी जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, किसी की स्वेलिंग हो रही है बॉडी में, तो अलग-अलग ये सब वात के लक्षण होते हैं बेसिकली। तो इसको हम ठीक करने के लिए वस्ती ट्रीटमेंट बेसिकली हम यूज़ करते हैं, जो वात का शमन करती है। और ऐसे ही पित्त और कफ रहता है, तो पित्त के शमन के लिए हम बेसिकली यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे विरेचन ट्रीटमेंट बेसिकली हम यूज़ करते हैं पित्त के शमन के लिए। और भी अलग-अलग थेरेपी हैं जो पित्त को शांत करती हैं, अलग-अलग ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे हम कषाय धारा उसमें यूज़ करते हैं, जो पित्त के बहुत अच्छा काम करता है बेसिकली। और कफ के शमन के लिए हम लोग वमन बेसिकली हमारा जो मेन रहता है, वमन हम कराते हैं। हम ये 5वें क्रम में आता है हमारा वमन, तो कफ के शमन के लिए करते हैं। इस तरह से पंचकर्मा वात, पित्त और कफ का दोनों को समान करता है, शांत अवस्था में लाता है, जिससे उनके दोष जो बढ़े हुए हैं शरीर के अंदर, उसको हम शांत कर सकते हैं, जिससे उसकी बीमारी नॉर्मल होती चली जाए। ये पंचकर्मा का बेसिकली इसमें रोल रहता है। और साथ में जैसे अब मान लो पैरालिसिस का पेशेंट है कोई, तो पैरालिसिस पेशेंट है तो उसमें वात व्याधि बेसिकली दी जाती है, तो उसमें बॉडी नमनेस आ जाती है, नर्वस सिस्टम हमारा वीक हो जाता है, हाथ पैर हमारे वर्क नहीं करते हैं, तो उसके लिहाज में हम लोग पंचकर्मा पेशेंट को देते हैं, जिसमें अभ्यंगम कराते हैं पेशेंट का, स्टीम कराते हैं पेशेंट का, वस्ती देते हैं, विरेचन देते हैं, शिरोधारा कराते हैं, नश्यम कराते हैं। तो अलग अलग ट्रीटमेंट अलग अलग पेशेंट के लिए रहते हैं बेसिकली। और भी हम पंचकर्मा को और गहराई से जानना चाहते हैं, तो अलग अलग ट्रीटमेंट अलग अलग बीमारियों के साथ में मैं अलग अलग आपके साथ वीडियो शेयर करूंगा, आपसे बातें करूंगा और आपको इन चीज़ों के बारे में एलिब्रेट करूंगा। भी आगे हम बहुत बातें करने वाले पंचकर्मा के बारे में। जैसे आपने अभी इतनी हार्ड लैंग्वेज यूज करी, तो इजी लैंग्वेज में पंचकर्मा के कुछ 2 या 3 डेफिनेशन दो। बिल्कुल इसी लैंग्वेज। सिंपल लैंग्वेज में हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं अभ्यंगम। अभ्यंगम मतलब होता है फुल बॉडी मसाज करना। यानी कि अभी देखो सर्दियां चल रही है बेसिकली, तो सर्दियों में क्या होता है, बॉडी में ड्राइनेस आती है, वात बढ़ जाती है बॉडी के अंदर, तो उसके लिए हम तेल मालिश जो नॉर्मली हम बच्चों को भी करते हैं, बुजुर्ग होते हैं वो करते हैं, हम भी सुबह नहाते हैं तो सुबह नहाने के बाद में थोड़ा तेल मालिश करते हैं, तो वो बेसिकली अभ्यंगम का पार्ट है हमारा। तो आयुर्वेदा को सिंपली हम सुबह से स्टार्ट करते हैं अभ्यंगम से, ठीक है। उसमें और भी अगर और ज़्यादा नज़दीक जाएंगे तो एक गंडूस ट्रीटमेंट होता है। तो मॉर्निंग में जब हम देखते हैं कि हमारा गला खराब होता है, तो हम लोग कवल करते हैं बेसिकली। तो हम क्या करते हैं, उस एरिया को शांत करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें हम लोग अलग अलग यूज़ करते हैं। हम एक गिलास पानी लेंगे, हाँ एक गिलास पानी लेंगे, उसके अंदर एक ऑयल रहता है बेसिकली, वो यूज़ कर सकते हैं उसके अंदर डाल के, ऑयल को यूज करके गर्म करके उसके गरारे करेंगे बेसिकली, के अंदर लेके कुल्ले जैसे करते हैं साधारण भाषा में, तो वो हम लोग करते हैं उसको और उसको पीक आउट कर देते हैं। तो स्टार्टिंग ऑफ पंचकर्मा हम मॉर्निंग से ही स्टार्ट कर देते हैं बेसिकली। फिर हम सेकंड क्रम में आते हैं, अभ्यंगम का मैंने बताया। फिर थर्ड क्रम में आते हैं स्टीम। स्टीम कई तरह की स्टीम होती है बेसिकली। हम लोग एक स्टीम बॉक्स के अंदर बैठ के भी स्टीम ले सकते हैं, या हम लोग गर्म पानी से भी स्टीम ले सकते हैं, या हम पोटली लेके उसकी सिकाई करके भी स्टीम ले सकते हैं। तो बेसिकली हम नॉर्मल डेज के अंदर हम अगर देखें तो स्टीम हम लोग नहाने के टाइम पे लेते हैं, हम गर्म पानी लेते हैं, उसकी भाप स्टीम लगती है हमारी बॉडी में, तो वो हमारा स्वेदन के अंदर आ जाता है। तो 2 क्रम बेसिकली यहाँ पे हो गए। थर्ड क्रम अब जनरली देखो, कभी बच्चे का पेट गड़बड़ हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गई, तो मदर क्या सोचती है कि कुछ ऐसा कुछ दे दो जिससे उसको मोशन हो जाए और वो जल्दी से उसका पित्त जो है बेसिकली साफ हो जाए। तो वहाँ पे हम रोल करते हैं वहाँ पे बेसिकली, तो हम विरेचन ट्रीटमेंट बेसिकली वहाँ पे उसको बोलते हैं विरेचन ट्रीटमेंट, और यहाँ पे बॉडी को डिटॉक्स कर रहे हैं वहाँ पे। अगर हम फोर्थ के ऊपर जाएं तो वस्ती में और फिफ्थ के ऊपर जाएं वमन में। वमन में सिंपल है, पेशेंट है, किसी बच्चे को खांसी हो रही है, ज़्यादा खांसी हो रही है, कफ ज़्यादा जमा है, तो बच्चे घर में क्या होता है कि वॉमिट हो जाती है बच्चे को, तो खुश हो जाते हैं कि ठीक है यार अब थोड़ा कफ इसका शांत हो गया है। तो इसका मतलब वो वहाँ पे पंचकर्मा यूज हो रहा है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे वमन कराया जा रहा है बेसिकली बच्चे को, तो वो पंचकर्मा में एक नेक्स्ट लेवल का पार्ट है। तो हम कॉमन लाइफ में भी अभी पंचकर्मा मतलब पंचकर्मा हर कोई यूज कर रहा है, बट अवेयरनेस है ये लोग। अभी मान लो हम हाई लेवल ऑफ पंचकर्मा, जैसे ये तो घरेलू पंचकर्मा हम बात, अगर हम हाई लेवल ऑफ पंचकर्मा बात करेंगे तो हम वमन की अगर बात करेंगे तो वमन कराने के लिए हम अलग अलग औषधियाँ बेसिकली यूज करते हैं। पहले कुछ हम पेशेंट को घृतपान कराते हैं जिससे उसकी बॉडी का स्नेहन हो, मतलब बॉडी के अंदर घी जाएगा, बॉडी के अंदर कुछ मेडिसिन जाएंगी, तो जितने भी दोष हैं वो बेसिकली हमें कफ दोष को बढ़ाना होता है वमन कराने के लिए। तो कफ दोष जैसे ही बढ़ेगा, बाहर आएगा,
वमन कराएंगे तो सारे के सारे कफ हमारे शांत हो जाएंगे। खांसी आ रही है पेशेंट को, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, रेस्पिरेटरी डिजीज हो रही है, हार्ट डिजीज हो रही है, तो इसमें हम वमन बेसिकली करा सकते हैं पेशेंट का। तो यहाँ पे हम कॉमन लाइफ में भी पंचकर्मा यूज कर। यस। तो आपने अभी इतने सारी कॉमन लाइफ को बताया, तो क्या कैंसर भी इससे ठीक हो सकता है पंचकर्मा के? तो हम लोग कैंसर के बारे में आप जानना चाहते हैं कि कैंसर कैसे आयुर्वेद में पेशेंट को हम ठीक कर सकते हैं ट्रीटमेंट। तो उसके लिए बेसिकली कैंसर की अलग अलग स्टेजेस हैं, आपको पता है ये 4 स्टेजेस है कैंसर के। नॉर्मली लाइफ में अगर देखा जाए, अगर कोई पेशेंट कोई टेस्ट नहीं करा रहा है या उसको कुछ पता नहीं है या लेमैन है, बिल्कुल उसको जानकारी नहीं है, तो ज़्यादातर कैंसर देखे जाते हैं 3rd या 4th स्टेज में पता लगता है बेसिकली। उस टाइम तक जाते जाते हम लोगों को ज़रूरत होती है कि पेशेंट को कीमोथेरेपी कराएं या रेडियोथेरेपी कराएं, वहाँ पे पेशेंट को लेके जाते हैं। अगर पेशेंट को फर्स्ट या सेकंड के अंदर कैंसर डायग्नोज हो जाता है, फर्स्ट या सेकंड स्टेज में अगर हमें पता लग जाता है कि पेशेंट को कैंसर है या उसको लंग कैंसर है या एब्डोमेन कैंसर है, हेपेटाइटिस की सी है या कोई और कैंसर है उसको, तो हम करते हैं कि आयुर्वेद में कुछ पंचकर्मा ट्रीटमेंट उसके लिए हम लोग बेसिकली प्लान करते हैं उसको उसका शोधन कराते हैं बॉडी का। कुछ मेडिसिन होती हैं जो पंचकर्मा में बेसिकली यूज होती हैं, वो अलग अलग मेडिसिन से हम लोग पेशेंट को अलग। और एक स्पेशल चीज जो आयुर्वेद में कही गई है पंचकर्मा के लिए, पंचगव्य। पंचगव्य में हम यूज करते हैं। पंचगव्य में आप जैसे आप बात कर रहे हैं हम लोग पहले जैसे गाय, का मतलब बताओ। हाँ, पंचगव्य होते हैं जैसे गाय के 5 चीजें बेसिकली। दूध होता है गाय का, ठीक है, गोमूत्र होता है, ठीक है, गोबर होता है गाय का, घी होता है गाय का, और साथ में मक्खन होता है गाय का। 5 चीजों को। मिक्स करके पेशेंट को दिया जाता है उसको खाली पेट बेसिकली कई जाए तरह की का सेवन करने के लिए। उससे क्या होता है कि बॉडी का शोधन होता है। हमेशा बॉडी के पीएच लेवल को कम किया जाता है हमारे से। अच्छा, लेवल को कम करने के लिए ऐसी चीजें बेसिकली यूज करते हैं। जैसे अगर हम गोमूत्र की बात करें तो गोमूत्र जो है एसिडिक नहीं होता है बेसिकली, वो सेल्स को ग्रो नहीं करने देता है, सेल्स को कंट्रोल करता है। कुछ कैंसर सेल्स के होते हैं उनको ग्रो नहीं बेसिकली, तो हम गोमूत्र का भी उसमें यूज करते हैं। ऐसे ही अगर हम पंचकर्मा की हम बात करें, मान लो किसी पेशेंट को लंग कैंसर है, तो लंग कैंसर में हम लोग उसका अभ्यंगम करा सकते हैं, स्टीम करा सकते हैं नॉर्मली, जिससे उसकी बॉडी की स्ट्रेंथ लाए। और कई बार जब पेशेंट को हम पंचकर्मा देते हैं या कीमोथेरेपी कराते हैं, तो कीमोथेरेपी की वजह से पेशेंट को वीकनेस स्टार्ट हो जाती है, बाल झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, जॉइंट पेन हो जाता है। उसके लिए पंचकर्मा बहुत अच्छा काम करता है। तो जो कैंसर की कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो कीमोथेरेपी की कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसमें भी पंचकर्मा बहुत अच्छा काम करते हैं बेसिकली। मतलब कीमोथेरेपी ना करा के पंचकर्मा यूज करे। पेशेंट सच सेकंड स्टेज तक है तो हम केवल और पंचकर्मा और आयुर्वेद से उसको 100% ठीक करता है। लेकिन कैंसर अगर 3rd और 4th स्टेज पे पहुंच गया है तो हमें आयुर्वेद की भी जरूरत पड़ेगी वहाँ पे, हमें रेड कीमोथेरेपी की भी जरूरत पड़ेगी वहाँ पे, और भी जो एलोपैथी के अंदर जो भी सपोर्टिव मेडिसिन है उनकी भी जरूरत पड़ती है पेशेंट को। तो हम 3rd और 4th के अंदर अगर स्टेज पे कैंसर पहुंच जाता है तो हम कंबाइन ऑफ ट्रीटमेंट चला के बेसिकली पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। Yes. तो आप हमें ये बताएं कि पंचकर्मा एक्सपर्ट बने कैसे और इसकी पढ़ाई क्या होती है? पंचकर्मा एक्सपर्ट बनने के लिए 2 चीजें हैं बेसिकली। एक पंचकर्मा एक्सपर्ट वो होता है एज ए डॉक्टर, जो पंचकर्मा के बारे में आपको बताया कि पंचकर्मा में आपको क्या क्या करना है, क्या क्या मेडिसिन देनी है, कब किसका वस्ती होनी है, कब उसका अभ्यंगम होना है, कब उसका वमन होना है। तो उसके लिए डॉक्टर्स होता है बेसिकली, वो आपको गाइड करता है कि कैसे हम पंचकर्मा करते हैं। तो एक तरीका तो ये होगा कि एक डॉक्टर से हम लोग पंचकर्मा की तरफ लेके, और दूसरा एक पंचकर्मा थेरेपिस्ट होते हैं, उनके कोर्सेज अलग अलग होते हैं। तो वो 10 लेवल पे, 12 लेवल पे अलग अलग कोर्सेज होते हैं। वो पंचकर्मा कोर्स करने के बाद आप पंचकर्मा थेरेपिस्ट बन सकते हैं, पंचकर्मा कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉपरली स्पेशलिस्ट बनना है पंचकर्मा के लिए तो आपको पहले बीएमएस करनी पड़ेगी। बीएमएस करने के बाद एमडी कर सकते हैं पंचकर्मा में, या आप बीएमएस के बाद भी आप एक्सपर्ट बन सकते हैं लगातार प्रैक्टिस करने के बाद। ये एक अच्छे गुरु के साथ मिलके पंचकर्मा सीख सकते हैं और पंचकर्मा को आगे बढ़ा सकते हैं। और एक चीज है गट हेल्थ, काफी सुनने को मिलती है आयुर्वेद आजकल में। काफी ट्रेंड में है। लोग आते भी मेरे पास, बहुत सारे पेशेंट ऐसा आते तो हैं आती होंगे। जो आके पूछते हैं कि सर ये गेट हेल्थ के बारे पंचकर्मा के थ्रू इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट होता है बेसिक? में। बेसिक 2 गट हेल्थ के लिए हम बेसिकली 2 ट्रीटमेंट हम बेसिकली पेशेंट को देते हैं। तो एक है विरेचन, जिसमें पूरी गट क्लीन कर देते हैं बेसिकली बॉडी को। हम एलोपैथी के हिसाब से बोलें या मॉडर्न के हिसाब से उसको बोले तो वो बॉडी को डिटॉक्स करना हो गया हमारी बॉडी को। तो वो एक विरेचन का एक पार्ट, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का पार्ट हो गया। तो वो पूरी गट को क्लियर कर देता है बेसिकली हमारे पास।
उसमें विरेचन में क्या होता है, बेसिकली हम कुछ दिन के लिए 2-3 दिन के लिए मेडिसिन देते हैं पेशेंट को खाने के लिए, और कुछ घृतपान कराते हैं। जैसे मान लो कोई पेशेंट है स्किन डिजीज का, तो हम उसमें पंचतिक घृत यूज़ करते हैं। कोई पेशेंट है कॉन्स्टिपेशन का, तो उसमें त्रिफला घृत यूज़ करते हैं। तो 4 से 5 दिन कंटिन्यूअसली पेशेंट को अलग उसके अमाउंट के हिसाब से उसको दिया जाता है, जो डॉक्टर उसको डिस्क्राइब करते हैं कि इस हिसाब से आपको लेना है उसको। लास्ट डे जब अभ्यंगम स्टीम कर लेते हैं पेशेंट का हम, तो मोशंस कराते हैं, बेसिकली वही एक डिटॉक्स का पार्ट होता है। तो उससे जितनी बार पेशेंट मोशन जाता है, वो हो सकता है 10 बार जाए, 15 बार जाए, वो सारा उसके कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, उसका पेट कैसा है। तो जितनी बार जाएगा उसका उतना अच्छे से उसका विरेचन हो जाएगा, उसकी बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी, तो गट क्लियर हो जाएगी। फर्स्ट थिंग तो विरेचन है। सेकंड थिंग है वस्ती का, हम बात करते हैं। वस्ती में बेसिकली एनिमा देते हैं हम लोग। तो एनिमा 2 तरह का होता है, अनवाशन वस्ती और कषाय वस्ती। तो अनवाशन वस्ती में ऑयल वगैरह यूज करते हैं बेसिकली, और कषाय वस्ती में हम औषधियाँ यूज करते हैं अलग अलग, जैसे पुनर्नवा है, अश्वगंधा है। अलग अलग पेशेंट के लिए अलग है, एरेंडेमोल चूर्ण है, दशमूल चूर्ण है, अलग अलग पेशेंट के लिए अलग अलग हम यूज करते हैं बेसिकली। कॉम्बिनेशन अब बनाते हैं, तो एनिमा के थ्रू पेशेंट की गट तक पहुंचाते हैं उसको। वो पूरी गट को क्लियर करता है कषाय वस्ती में, और पूरी गट का जितना भी टॉक्सिन्स है, जितना भी गंद है, वो सब बाहर निकाल देता है। तो ये गट क्लीनिंग का मेन प्रोसेस रहता है बेसिकली। तो क्या हेयर हेल्थ को भी पंचकर्मा के थ्रू सुधारा जा सकता है? बिल्कुल, पंचकर्मा एक ऐसी ट्रीटमेंट है जो बहुत सारी डिजीज के ऊपर वर्क करते हैं। स्किन डिजीज के ऊपर, हेयर फॉल के ऊपर, जैसे एलोपेशिया है, एलोपेशिया के ऊपर वर्क करता है। कोई जॉइंट पेन है उसके ऊपर, स्किन डिजीज है उसके ऊपर, एब्डोमेन डिजीज है उसके ऊपर, लीवर डिजीज है उसके ऊपर वर्क करता है। आईबीएस की प्रॉब्लम है, पेनक्रेटाइटिस है, बहुत सारी डिजीज के ऊपर वर्क करता है। रही हेयर फॉल की बात, उसके ऊपर भी अच्छे से वर्क करता है बेसिकली। हम लोग जैसे एलोवेरा आपने सुना होगा, तो होम रेमेडीज में बेसिकली आता है। तो एलोवेरा विटामिन ई से बहुत भरपूर रहता है मेरे लिए, तो उसका हम लेप लगा सकते हैं। एलोवेरा के लिए अलग अलग हम चूर्ण आते हैं, वो उससे बाल धो सकते हैं। आंवला है बेसिकली, वो हेयर के लिए हम बहुत अच्छा काम करता है। भृंगराज है, वो हेयर में बहुत अच्छा काम करती है। तो क्या ये जो हमारे घर में जो गमलों में एलोवेरा उगते हैं, तो आपको भी हम रॉ यूज कर सकते हैं, या इफेक्ट है, या हमें बाजार से खरीद के लाना चाहिए? मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलना चाहूँगा कि कोई भी आज, मुझे 14 साल हो गए इसको देखते हुए, कि कैसे हम आयुर्वेद से जुड़ के कैसी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। कुछ लोगों को देखा है कि मैंने किसी को, पेशेंट को एलोवेरा बोला कि आप ना घर पे एलोवेरा अप्लाई करो, तो पेशेंट को क्या होता है कि रेडनेस आ जाती है, बर्निंग सेंसेशन होने लगती है, इचिंग होने लगती है। तो डिपेंड करता है कि आपकी स्किन उस चीज़ को ऑब्जर्व कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। अगर आप खुद ही लगाने लग गए बिना किसी डॉक्टर के सलाह के, तो सिंपल है, कोई ना कोई साइड इफेक्ट आ सकता है। तो क्या पेस्ट मिलाना है, कितनी क्वांटिटी में मिलाना है, वो सारा बात करके डॉक्टर से डिस्कस करके ही आप बेसिकली, मतलब हर किसी के लिए सूटेबल नहीं है? नहीं रहता है बेसिकली। लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम आपको इतना पता होना चाहिए मुझे इस चीज़ से एलर्जी नहीं है। अभी हम मान लो फेस के लिए देखें, कुकुम्बर है, कुकुम्बर का जूस हम पीते हैं पेशेंट को, और कुकुम्बर का ही पेस्ट बना के हल्दी के अंदर और थोड़ा सा बेसन मिक्स करके, हनी मिक्स करके पेस्ट बना के लगाते हैं। कुछ लोगों को बहुत अच्छा अच्छा रहता है, फेस पे ग्लो आती है अच्छा। कुछ लोगों को एलर्जी हो जाती है, कुछ लोगों को दाने निकल जाते हैं। वो सारी चीज़ें डिपेंड करती है बॉडी की टू बॉडी की, कैसा उसका पित्त तो नहीं बढ़ा हुआ, कफ तो नहीं बढ़ा हुआ, उसका वात तो नहीं बढ़ा हुआ। ये सारी चीज़ें उसकी स्किन के ऊपर डिपेंड करती है। अच्छा, एक एक लाइन में आप ये कफ, पित्त और वात को एक बार आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इजी लैंग्वेज में? इजी लैंग्वेज में अगर हम वात को डिफाइन करें, बेसिकली बॉडी के अंदर जितनी भी मूवमेंट्स है, जो चाहे ब्लड की, हमारे हाथ पैरों की, हमारी आइज की, हमारे लिप्स की, हमारे ब्लड की, जितनी भी बॉडी में मूवमेंट्स है, वो सारी की सारी वात है। वो सारे के सारे वात के अंदर आते हैं बेसिकली। तो वात बेसिक बॉडी को मूवमेंट करने के लिए प्रेजेंट करता है। सेकंड, अगर हम पित्त की बात कर दें, जितने भी बॉडी के अंदर हार्मोन्स है, जितने भी डाइजेस्टिव सिस्टम्स है, जितने भी जूसेस है बॉडी के अंदर, जितने भी निकलते हैं, मान लो हमने खाना खाया तो मुंह से सलाइवा निकल रहा है, ये हमारा बेसिकली पित्त का ये पार्ट है, क्योंकि ये डाइजेस्टिव सिस्टम में वर्क करता है हमारा। उसके बाद खाना हमारा पेट के अंदर गया, जो पेट के अंदर जाता है तो वहाँ पे अलग अलग जो HCl है, ये सारे निकलते हैं, वो उसको डाइजेशन सिस्टम में हेल्प करते हैं बेसिकली। और लीवर की अपना कुछ पेनक्रियाज है, ये सब अपने अपने डाइजेस्टिव जूस उसमें छोड़ते हैं, वो सारे के सारे पित्त के अंदर आते हैं बेसिकली। और अगर हम कफ की बात करें, जितने भी बॉडी के अंदर फ्लूइड्स है,
वो कफ का पार्ट रहता है। और पित्त में और कफ में डिफरेंस है। पित्त का जो है, आप कुछ खाएंगे तो कोई भी ऑर्गन के पास जाएगा तो वो वहाँ से कुछ हॉर्मोन्स रिलीज करेगा बेसिकली, वो पित्त का पार्ट हो गया। लेकिन अगर कफ की हम बात करें, जितने भी बॉडी के अंदर, जॉइंट के अंदर स्नाइवल फ्लूइड है, आप इसके अंदर भी हमारे देखना कभी आंसू आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें, वो एक लिक्विड पार्ट है बेसिकली, वो कफ का पार्ट है बेसिकली। जब कफ या पित्त में दुष्टता आती है, वातिक ज़्यादा हो जाता है, तो कफ हमारा कंट्रोल हो जाता है, जिससे आपको कैसे ड्राइनेस ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है, देखते हैं कभी इचिंग होती है बेसिकली। तो ये कफ की दृष्टि है और वात की वजह से बेसिकली ऐसा होता है यहाँ पे। तो वात पित्त कफ एक सिंपल लैंग्वेज में बॉडी की अलग अलग चैनल के हिसाब से अलग अलग वर्क करते हैं बेसिकली। और एक और काफ़ी हॉट टॉपिक है जो कि सेक्सुअल हेल्थ को लेके, तो पंचकर्मा का क्या रोल होता है इसमें ठीक करने में सेक्सुअल हेल्थ को? सेक्सुअल हेल्थ बेसिकली अगर हम देखा जाए तो कम उम्र के लोगों के लिए तो सेक्सुअल हेल्थ का कोई ज़्यादा इश्यू नहीं रहता है। बेसिकली जब हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है तो हम कहीं ना कहीं सेक्स की डिजीज से परेशान रहते हैं। किसी को ईडी की प्रॉब्लम है, ठीक है, मेन प्रॉब्लम आजकल ईडी की ज़्यादा है कि स्ट्रेस इतना ज़्यादा चल रहा है, लाइफ स्टाइल, खाना पीना अच्छा सोर्सेज अच्छे नहीं हैं। प्रोटीन नहीं अच्छा नहीं मिल रहा है, फूड अच्छे नहीं है हमारे। तो ये सारी चीज़ें हमारी कहीं ना कहीं टेस्टोस्टेरोन लेवल को कम करती है। उसके लिए हमारे पास औषधियाँ हैं, जैसे अश्वगंधा है, ठीक है, शिलाजीत है बेसिकली। ये सारे टेस्टोस्टेरोन को बिल्डअप करते हैं बेसिकली, तो हमारी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को बढ़ा देते हैं। और रही पंचकर्मा की बात, पंचकर्मा के में बेसिकली हम लोग बॉडी को डिटॉक्स करते हैं। जैसे ही हम बॉडी को डिटॉक्स करते हैं, हमारे हार्मोन लेवल अपने आप ही ठीक होना स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब कुछ भी अगर वात बढ़ी है या पित्त बढ़ा है या कफ बढ़ा है, हमें उन तीनों को मैनेज करना है। अपने आप भी सारे हार्मोन लेवल अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में जाए, और ज़्यादा हम पंचकर्मा की तरफ और अंदर जाएंगे, तो बेसिकली उत्तरवस्ती ट्रीटमेंट बेसिकली इसमें होता है। तो वो थोड़ा सा अलग तरीके से, उसको मैं एलोबरेट नहीं कर सकता दर्शकों के सामने, तो वो ट्रीटमेंट का एक पार्ट है। ओके। तो उत्तरवस्ती बेसिकली उसमें करते हैं पंचकर्मा में, वो अच्छे रिजल्ट रहते हैं। जैसे इनफर्टिलिटी का कोई पेशेंट है और सेक्सुअल इश्यूज है उसको, साथ में मान लो कहीं पे उसका कोई वेन है वो ब्लॉकेज है, तो उसमें उत्तरवस्ती बहुत अच्छा रोल करती है पेशेंट को। जैसे अभी आपने बताया इनफर्टिलिटी, तो जो लोग आईवीएफ की तरफ जा रहे हैं, तो क्या अगर वो पंचकर्मा की तरफ जाए तो उसको उससे बेनिफिट 100% मैंने ऐसे ऐसे पेशेंट भी देखे जो ऑलरेडी 3 या 4 बार आईवीएफ फेल हो चुका है, लेकिन वो लोग पंचकर्मा और आयुर्वेद में जुड़ के फर्टाइल हुए, बच्चे पैदा हुए उनके। सेक्सुअल लाइफ में भी आयुर्वेदा का काफ़ी रोल रहता है बेसिकली, क्योंकि अगर हम देखिए पुराने ज़माने के अंदर घर में सिंपल अगर हम बात करें तो नॉर्मली हम सर्दियाँ जब स्टार्ट होती हैं तो घर में फैमिली मेम्बर जो क्या करते हैं, या तो केसर दूध के अंदर डालते हैं, या ये शिलाजीत दूध के अंदर डाल के देते हैं थोड़ा, जिससे बॉडी की गर्मी इम्यूनिटी अच्छी रहे बेसिकली, मिनरल्स रहते हैं उसके अंदर और वो बॉडी को पहुँचे, और जिससे हमारा सेक्सुअल स्टेमिना इम्प्रूव हो जाए बेसिकली। तो हम आयुर्वेदा से उससे भी कनेक्ट कर सकते हैं वैसे। तो आजकल जैसे लोग बहुत ज़्यादा भाग दौड़ में हैं, ठीक है, और सब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, किसी को किसी चीज़ का स्ट्रेस, कोई एंजाइटी है, डिप्रेशन। तो क्या पंचकर्मा के थ्रू स्ट्रेस और एंजाइटी भी रिलीव कर सकते हैं? बिल्कुल, हम बेसिकली ट्रीटमेंट ही अगर हम मानसिक रोगों की बात करें तो पंचकर्मा से अच्छा ट्रीटमेंट मानसिक रोगों के लिए कहीं पे भी नहीं है। अगर हम मेंटल लेवल को अगर ठीक करना है तो पंचकर्मा बेसिक लेवल है उसका। कैसे? मान लो अभी कोई स्ट्रेस हो रहा है, अभी कोई भी सिंपल घर पे भी अगर आता है, घर में अगर किसी को हेडेक है, कोई भी आएगा, बेटा थोड़ा सर दर्द दबा दो, आप सर दबाएंगे, थोड़ी देर बाद लगेगा कि अच्छा लग रहा है यार, नींद आने लगी है, थोड़ा रिलैक्स हो गया हूँ। ये फर्स्ट ऑफ पार्ट हम घर पे ऐसा नॉर्मली करते हैं। और अगर आप आयुर्वेदिक सेंटर पे जाओ किसी पे, तो अगर आप उनको बोलोगे कि मुझे हेडेक हो रहा है, मुझे स्ट्रेस हो रहा है, तो सिंपल आपको बोलेंगे आप अभ्यंगम करा लो, पोटली मसाज कराओ। 15 मिनट के बाद में पेशेंट कहेगा आई एम फीलिंग वेरी वेल, रिलैक्स, चिल, मेरे कोई हेडेक नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, आराम से घर जाएगा, नींद अच्छी पूरी होगी, अगले दिन उसका स्ट्रेस लेवल बिल्कुल डाउन हो जाएगा। वहीं पे अगर हम किसी एलोपैथी डॉक्टर पे या किसी भी जाएंगे तो नींद की गोलियां दे देंगे, आप एक दिन नींद की गोली लोगे, नेक्स्ट दिन 2 मेडिसिन आपको लेनी पड़ जाएंगी, और उसके बाद वो असर करना बंद कर जाती हैं बेसिकली। तो पेशेंट घूम फिर के फिर आयुर्वेद की तरफ आता है कि हम इस चीज़ को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो उसमें हम लोग अभ्यंगम है, पीपीएस है, पंचकर्मा में शिरोधारा है, बेसिकली इसका ट्रीटमेंट शिरोधारा है बेसिकली, जो नींद नहीं आती, स्ट्रेस ज़्यादा रहता है। तो कोई भी ऐसा कॉर्पोरेट में वर्क करने वाले हैं या जिसका लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा हेक्टिक है,
वीक में 1 या 2 बार अपना शिरोधारा कराएं। आपको स्ट्रेस भी नहीं होगा, आपको हेडेक भी नहीं होगा, टेंशन भी नहीं होगी और आप अपनी लाइफ को एक नई एनर्जी के साथ जी सकते हैं। कोई कोई कहता है कि रोने से भी स्ट्रेस कम हो जाता है, एंजाइटी लेवल भी कम हो जाती है। देखो, बेसिकली क्या होता है, रोने से हमारे कुछ हार्मोन्स हैं जो रिलीज होते हैं। वो रिलीज होने के बाद में हमारा ब्रेन रिलैक्स हो जाता है। तो वही है जो हार्मोन्स है, रोने के बाद रिलीज होते हैं। लेकिन हम उसको पंचकर्मा की तरह ट्रीटमेंट के हिसाब से हम उसको ले सकते हैं। तो शिरोधारा ट्रीटमेंट है बेसिकली। तो उसमें हम ब्राह्मी ऑयल यूज कर रहे हैं या क्षीर वाला भी हम यूज कर रहे हैं। तो उस डायरेक्टली हमारे ब्रेन मिड पॉइंट के ऊपर जाके लगातार गिरने की वजह से वहाँ पे वाइब्रेशन स्टार्ट होती है। अच्छा। और वही वाइब्रेशन पूरे ब्रेन के अंदर जाती है और पूरे ब्रेन के हार्मोन्स को रिलीज करती है, रिलैक्स करती है। तो वहाँ पे एक नेचुरली पेशेंट को ठीक किया जाता है, ना कि सिर्फ मेडिसिन दे दिया उसको, नींद ठीक हो गई उसका, नहीं। हम उसको नेचुरली पेशेंट को ठीक करते हैं। उसमें हो सकता है 5 सीटिंग लगे या 7 सीटिंग लगे। तो पेशेंट को ओके हो जाता है, 1-2 महीने कुछ मेडिसिन आयुर्वेदिक उसको प्रिस्क्राइब करते हैं। नॉर्मल मेडिसिन जैसे शंखपुष्पी है, अश्वगंधा है, ब्राह्मी है, ये मेडिसिन उसको प्रिस्क्राइब करते हैं। पेशेंट 1-2 महीने मेडिसिन लेता है, ठीक हो जाता है। तो अगर आपको इस चीज़ से बचना है, अगर आपको एलोपैथी में नहीं जाना है, इस चीज़ से बचना है, तो पंचकर्मा बेस्ट सॉल्यूशन है। जितने भी हमारे मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, हेडेक है, माइग्रेन है, एपिलेप्सी का पेशेंट है, एंजाइटी के पेशेंट्स हैं, तो इनमें बहुत अच्छा काम करता है। इसमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आयुर्वेदा बेस्ट सॉल्यूशन है उसके लिए। और जैसे कि आप पे इतना एक्सपीरियंस और आप एक पंचकर्मा एक्सपर्ट भी है, तो काफी लोग से आपने गलत फैमिली या मिथ वगैरह सुने होंगे, तो क्या क्या है वो? लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम पंचकर्मा करा लेंगे तो हमारी बॉडी में कुछ ऊपर नीचे ना हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। हम पंचकर्मा तब किया जाता है जब पहले आपका नाड़ी परीक्षण किया जाता है, कि पेशेंट को देखा जाता है उसका वात बढ़ा हुआ है या उसका पित्त बढ़ा हुआ है या कफ बढ़ा हुआ है। उसके अकॉर्डिंग हमें अपने उन पेशेंट के दोषों को शांत करना होता है। तो पेशेंट को दोषों को शांत करने के लिए पंचकर्मा बेसिक ट्रीटमेंट है। तो उसमें कोई भी मिथ मार्केट में है, लोगों को लगता है कि ये पंचकर्मा कराएंगे तो हमारी बॉडी में ये हो जाएगा। अभी हम वेट लूज के लिए पंचकर्मा ले रहे हैं, हो सकता है 3 दिन बाद में तुम्हारा हमारा वेट दोबारा से बढ़ जाए। ऐसा लोगों को, जैसे कोई मान लो पैरालिसिस का पेशेंट है, उसको लगता है यार 10 दिन 15 दिन हमने पंचकर्मा कराया, हमारा इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है, हो सकता है दोबारा से। ऐसे नहीं है। अगर आपने 10-15 दिन पंचकर्मा कराया है तो उसका एक संसर्जन टाइम भी होता है। वो 15 दिन 20 दिन लगातार उसके ऊपर वर्क करता रहता है। बॉडी के ऊपर जितने भी ऑयल यूज किए हुए हैं, जितनी मेडिसिन यूज किए हैं, वो धीरे धीरे वर्क करती रहती है पेशेंट को। तो कंटिन्यूसली ठीक होता चला जाता है। वैसे बैक पेन का पेशेंट है, ठीक है, घुटनों के पेन का पेशेंट है, हम उसमें जानोवस्ती, घुटनों के पेन पेशेंट में हम जानोवस्ती कराते हैं। उसको 7 या 8 सीटिंग देने के बाद में काफ़ी इंप्रूवमेंट आ जाता है। स्वेलिंग कम हो जाती है, लुब्रिकेसी बढ़ जाती है, पेशेंट को स्ट्रेंथन बढ़ जाती है, मसल्स स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो पंचकर्मा कराया 10 दिन ठीक रहा, उसके बाद में दोबारा उसी नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप एक बार पंचकर्मा कराओ अच्छे से, 15 दिन जो जैसे डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है प्रॉपरली अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, 100% आपको रिपीट नहीं होगा कुछ भी। तो ये मिथ है सारे के सारे, कि पंचकर्मा कराने से हमें दिक्कत हो जाती है, पंचकर्मा कराया उसके बाद ठीक रहा दोबारा हो जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए बराबर। लगा हो सकता है कोई और वजह हो उसकी, ये सारी चीज़ें उसमें डिस्कस करनी चाहिए बेसिकली। तो क्या पंचकर्मा जो ट्रीटमेंट है वो सबके लिए सेफ है या फिर कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए होता है? नहीं, पंचकर्मा अगर करना है तो उसके लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। अगर हम बच्चों में कर रहे हैं तो उसका अलग क्राइटेरिया है, उसमें कितना उसका बेसिकली, अगर हम वस्ती कर रहे हैं तो कितना उसका अमाउंट देना है, वो सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसमें पंचकर्मा बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। कोई बुजुर्ग, ज़्यादा बुजुर्ग है जो बिल्कुल कमज़ोर है, उनमें भी पंचकर्मा थोड़ा सा अवॉइड किया जाता है। तो अलग अलग पेशेंट के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। तो मतलब पंचकर्मा हर किसी के लिए सेफ नहीं है? सेफ है, लेकिन उसके लिए आपको अलग अलग आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग डॉक्टर बताएगा कि आपको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पंचकर्मा के बिना डॉक्टर की सलाह के आप पंचकर्मा करा रहे हैं तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है आपके लिए। तो जैसे कि अभी सब कुछ पेस लाइफ में बढ़ता जा रहा है, तो सब डिजिटल हो रहा है, और सारे जो कि जो सब जितने भी लोग हैं वो सारे क्या कहते हैं, मॉडर्न मेडिसिन पे डिपेंड कर रहे हैं। आयुर्वेदा को सब कुछ कोई रिलीफ चाहिए क्योंकि आयुर्वेद में टाइम लगता है। ये भी एक तरह से मिथ है बेसिकली, कि आयुर्वेदा में टाइम लगता है। अगर सही तरीके से सही ट्रीटमेंट मिले पेशेंट को तो बहुत जल्दी रिलीफ मिल जाता है। तो फिर मॉडर्न मेडिसिन और आयुर्वेदा को दोनों को एक साथ ला सकते? हाँ बिल्कुल, आप मॉडर्न मेडिसिन और आयुर्वेदा को एक साथ ला सकते हैं। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी हो रहे हैं लगातार। जैसे अगर हम आयुर्वेदा एम्स की बात करें, जो सरिता विहार दिल्ली में है हमारे पास में,
वहाँ पे हम लोग एलोपैथी डॉक्टर्स के साथ में मिलकर रिसर्च कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों के ऊपर। यहाँ तक कि जब कोविड स्टार्ट हुआ था तो वहाँ पे आयुर्वेदिक डॉक्टरों ने एलोपैथी डॉक्टरों ने मिल के साथ में काम किया। वहाँ पे अगर हम ग्लोए की बात करेंगे उस टाइम पे, तो ग्लोए का बड़ा अच्छा रोल था कोविड का। लोगों ने बहुत लोगों ने ग्लोए का यूज किया है अलग अलग तरीके से। पानी में टैबलेट बहुत सारे ऐसे काढ़े थे जो आयुर्वेद में कोविड के अंदर बताए गए हैं। डाइजेशन अच्छा है। हाँ, जैसे सनसमनी बटी है, बहुत सारी मेडिसिन हैं जो कोविड में बहुत अच्छे वर्क किए। मैं सच पूछूं तो मैंने बहुत सारे पेशेंट कोविड में बहुत सारे पेशेंट ठीक किए सिर्फ आयुर्वेदिक मेडिसिन से। एलोपैथिक कहाँ कोई ज़रूरत नहीं पड़ी वहाँ पे। लेकिन अगर पेशेंट कहीं पे इमरजेंसी कंडीशन में आता है, मान लो अगर उसको सीटी करा रहे हैं हम उसका, तो उसको एचआरए अगर उसका देखें अगर वो 21 से ऊपर जा रहा है और उसको आईसीयू की ज़रूरत है या कोई इमरजेंसी उसको कोई सर्जरी करनी है, तो वहाँ पे एलोपैथी का पूरा रोल रहता है। तो बेसिकली सर्जरी के टाइम पे इमरजेंसी कंडीशन में एलोपैथी हमेशा हमारे साथ में रही है और हम दोनों ने मिल के साथ में लड़ाई लड़ी है हर तरीके से। कोविड में भी हमने लड़ाई लड़ी मिल के और हम आगे भी लड़ते रहेंगे। तो आजकल जैसे लोग काम करते करते पूरी रात निकाल देते हैं, ठीक है, इसी वजह से लोगों को नींद की प्रॉब्लम हो जाती है। तो क्या आयुर्वेदा या फिर पंचकर्मा से नींद की बीमारी का सॉल्यूशन है? मैंने पहले भी आपको इस बारे में बताया कि मानसिक रोगों के लिए आयुर्वेदा सबसे ऊपर है। अगर हम नींद की स्पेशली बात करें तो नींद के लिए हम पंचकर्मा में शिरोधारा है, नश्यम है, ये ट्रीटमेंट बेसिकली करा सकते हैं। कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो नींद में बहुत अच्छे से वर्क करती हैं, जिनकी आदत नहीं पड़ती पेशेंट को और वो ठीक हो जाते हैं, उनकी नींद प्रॉपर हो जाती है। शंख पुष्पी दे देते हैं हम उसको, अश्वगंधा दे सकते हैं उसको, ब्राह्मी दे सकते हैं उसको। तो अलग अलग और भी मेडिसिन हैं जो हाई लेवल पे हैं, उनको अलग अलग यूज़ कर सकते हैं। तो नींद में बड़ा अच्छा। और दूसरा हम अगर देखें नींद में सिंपल सिंपल चीज़ें कर सकते हैं हम लोग। जैसे रात को सोते हुए हम लोग मसाज करें, फिट मसाज कराएं, हेड मसाज कराएं, बहुत अच्छी नींद आती है आपको। सिंपल है, दूध पी के सोएं। दूध पीने से हमारा दूध क्या है वो नींद को बढ़ाता है बेसिकली। बट जो लैक्टोज इंटॉलरेंस होते हैं उनके लिए हम जैसे अभ्यंगम स्टीम करा सकते हैं बेसिकली। रात को सोते वक्त अपना हेड मसाज करा सकते हैं, पैरों की मसाज करा सकते हैं। मेडिसिन लेके एक आयुर्वेदिक मेडिसिन जब उसको ही लेके सो सकते हैं। थकावट ज़्यादा है तो गर्म पानी में पैर रख के थोड़ा सा पैरों को रिलैक्स करा सकते हैं। तो अलग अलग है इसके अंदर, अलग अलग ट्रीटमेंट के हिसाब से हम नींद को ठीक कर सकते हैं। ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और जनरली भी अगर हम नींद पे और ज़्यादा अच्छे से वर्क करना है, सिंपल है, सुबह मॉर्निंग वॉक स्टार्ट करो। सेकेंड थिंग प्राणायाम स्टार्ट करो। फोर्थ थिंग योगा स्टार्ट करो। कम से कम कुछ भी नहीं तो सूर्य नमस्कार कम से कम सुबह मॉर्निंग में स्टार्ट करो। मेरी एक आदत रही है, अगर मैं सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठता हूँ तो मेरी आदत है कि मैं सूर्य नमस्कार जरूर करता हूँ, जिससे पूरी बॉडी फिट हो जाती है। उसमें कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ती है आपको। सारे जॉइंट के लिए एक्सरसाइज है सूर्य नमस्कार। तो मैं प्रेफर करूंगा कि लोग अगर जिनको नींद नहीं आती है सूर्य नमस्कार और प्राणायाम करें बेसिकली। और जो जानबूझ के जगह रहते हैं 3-3 बजे, उनका भी सॉल्यूशन है, उनको सुबह हमारे पास भेजिए, पंचकर्मा कराते हैं उनके लिए हम। तो आजकल लोगों को अपने स्किन और हेयर हेल्थ को लेके काफी परेशानी है। गूगल पे कुछ भी डाल देते हैं तो वो बता दे कि ये कर लो, उसको गूगल पे, इंस्टाग्राम रील्स पे, यूट्यूब के थ्रू लोग अपने आप डॉक्टर घर में बन जाते देखो सबसे बड़ी दिक्कत आज के टाइम पे यही चल रही है कि गूगल डॉक्टर हो रहा है। डिजिटलाइज हो गया है सब कुछ। कि लोग कुछ भी बीमारी से जानने से पहले अपने गूगल खोलते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। अगर किसी को पेट में भी दर्द है ना सर, अगर गूगल आप खोल लोगे उसमें कैंसर डिसाइड देगा आपको। अगर आपके सिम्टम्स उसने डाल दिए तो गूगल कहेगा ये तो कैंसर होने वाला है, आपको सारे टेस्ट कराने पड़ेंगे। तो ये इश्यूज हैं बेसिकली। ये एक मिथ, जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है तो ये सारे मिथ पैदा हो रहे हैं बेसिकली। कुछ मत करो, यूट्यूब के चक्कर में, इंस्टाग्राम के चक्कर में मत पड़ो। डायरेक्टली डॉक्टर से कंसल्ट करो अगर आपको कोई समस्या है तो। अगर आप ऐसा करेंगे, यूट्यूब के थ्रू जाएंगे तो दिक्कतें हो सकती हैं। ऐसे पेशेंट आए हैं मेरे पास जिन्होंने यूट्यूब पे रेमेडीज़ देखी हैं, उनको यूज किया है, उसके बाद वो डॉक्टर के चक्कर लगा रहे हैं लगातार। तो क्या आपकी तरफ से कोई टिप्स मिल सकती है जो लोग घर में सबके लिए मैं टिप्स देने से पहले बचता हूँ, कोशिश करता हूँ किसी को रिएक्शन ना हो जाए तो मैं अवॉइड करता हूँ। फिर भी मैं सलाह देना चाहूँगा। जैसे मॉर्निंग में अभी सर्दियाँ चल रही हैं, उसके लिए मैं सिंपल सलाह देना चाहूँगा। सुबह उठते हैं थोड़ा सा अभ्यंगम करो, पूरी बॉडी को तेल मालिश करो अच्छे से। थोड़ी देर धूप में, अगर धूप मिल रही तो धूप में बैठो। सुबह तेल मालिश करने के बाद थोड़ा सा प्राणायाम वगैरह स्टार्ट करो, थोड़ा योगा करो, जिससे बॉडी थोड़ी और ज़्यादा एनर्जेटिक हो। ये सब करने के बाद गर्म पानी से बढ़िया स्नान करो। स्नान करने के बाद में सिंपल है, ऑयल लेना है घर का जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, सरसों ऑयल ले सकते हो या कोई और ऑयल है वो यूज़ कर सकते हैं।
थोड़ा सा नाक के अंदर ऑयल डालना है, 2-2 बूंद। थोड़ा सा नाभि के अंदर आपको ऑयल अप्लाई करना है, जिससे बॉडी के अंदर ड्राइनेस नहीं आएगी। तो ये सर्दी के लिए आप रेमेडीज आप ले सकते हैं। सुबह मॉर्निंग अगर आपको स्टार्ट करनी है, मान लो किसी को पेशेंट को वेट लूज़ करना है, तो वेट लूज़ करने के लिए पेशेंट को दालचीनी अगर हम लेते हैं मार्केट से, तो उसकी स्टिक्स रात को अगर भिगो दें और सुबह मॉर्निंग को उसको उबाल के अच्छे से उसी की चाय की तरह उसको सिप करके पिए, तो हमारा वेट लॉस आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये घर की छोटी सी रेमेडीज है, ये भी आप कर सकते हो। दूसरा है, मान लो किसी की डाइजेशन की इशू है, बार बार उसका कॉन्स्टिपेशन रहता है, पेट गड़बड़ रहता है, तो सिंपल है, आप अजवाइन टी ले सकते हैं घर में। आप एक गिलास पानी लें, उसमें 1 चम्मच अजवाइन डालें, थोड़ा शहद नमक डालें, उसको थोड़ा उबालें अच्छे से। जब वो 1 कप रह जाए उसको छानें, अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा हनी मिक्स करें, थोड़ा शहद नमक उसमें मिक्स करें और टेस्ट के हिसाब से उसे पिए। आपका डाइजेशन बहुत अच्छा रहेगा, गैस नहीं बनेगी, आपको पेट नहीं फूलेगा, आपको भूख अच्छे से लगेगी। ये सिंपल भी आप यूज़ कर सकते हो। और हम और आगे बढ़ें, और भी चीज़ें हैं ऐसे, जैसे रात को आप सोते हो, सोते टाइम पे आप पहले बॉडी को पहले फेस को स्टीम करें। स्टीम करने के बाद जैसे तिल ऑयल है या सरसों का ऑयल है, फेस को मसाज करें। मसाज करने के बाद नाक में 2-2 बूंद डालें, जिससे आपको सुबह मॉर्निंग में ना तो कफ होगा और फेस की कांति मतलब फेस पे जो चमक होती है वो बड़ी रहेगी आपकी हमेशा। तो ये छोटे छोटे रेमेडीज, और भी बहुत सारे रेमेडीज हैं, लेकिन मैं थोड़ा बचना चाहता हूँ रेमेडीज देने से पहले। अगर आप किसी को मिलना चाहते हैं तो मेरे से डायरेक्टली मिल सकते हैं, और मैं उनकी नाड़ी देख के परीक्षण करके बता सकता हूँ कि बेसिकली हम आपको क्या यूज करना चाहिए। क्या आयुर्वेदिक और पंचकर्मा से हम अपना वेट लॉस भी कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो कैसे? क्योंकि वेट लॉस के लिए लोगों को या तो एक्सरसाइज करनी पड़ती है, या तो कोई फैट बर्नर खाता है। तो हमारी भूख का और आयुर्वेद से कैसे हम वेट लॉस कर सकते हैं, या फिर डॉक्टर? पंचकर्म और आयुर्वेद में बेसिकली अच्छे सॉल्यूशंस है वेट लूज करने के लिए। पहली बात तो सबसे पहले हम पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल वगैरह चेक कराते हैं कि पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल कैसे चल रहा है, कोई हार्ट डिजीज वगैरह तो नहीं है, और हार्ट तो अगर वेट गेन हो रहा है तो कोई और वजह तो नहीं है उसकी। किसी को थायराइड है, आप कितनी मेडिसिन उसमें यूज़ कर लो वेट कम करने के लिए, अगर पेशेंट को थायराइड है तो वेट लूज नहीं होगा। तो वो सारी चीज़ें जो उसकी वजह है उसको जानना पहले ज़रूरी है। जब हम वजह को पकड़ लिया हमने कि ये वजह है पेशेंट की, इस वजह से पेशेंट का वेट बढ़ रहा है, क्या पेशेंट ज़्यादा खाता है तो उसको देखना पड़ेगा कि ज़्यादा क्यों खा रहा है, इसका कहीं डायबिटीज़ तो नहीं होगी उसको, वो उसके लिए टेस्ट कराने पड़ेंगे। जब सारी चीज़ें क्लियर होगी, नॉर्मल है पेशेंट, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ वेट बढ़ रहा है अपने आप, तो हम बेसिकली इसमें कफ दोष बढ़ जाता है, तो कफ दोष की चिकित्सा करते हैं। तो कफ दोष को शमन करते हैं, कफ दोष का शोधन करते हैं। तो उसके लिए हम पंचकर्मा की तरफ जाते हैं कफ दोष के लिए। उसमें पेशेंट को हम वमन करा सकते हैं, विरेचन करा सकते हैं, बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट रहता है इसमें उद्वर्सन मसाज, मतलब कुछ हर्ब्स होती हैं, कुछ मेडिसिन होती हैं, उसके थ्रू पाउडर बना के उसकी पूरी बॉडी के ऊपर मसाज की जाती है, और जिससे उससे वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, आपका फैट लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। एक और इसमें बेसिकली एक चार वस्ती, मतलब मैंने अभी वस्ती के बारे में आपको बताया, तो उसमें ही एक पार्ट है चार वस्ती। तो उसमें कुछ तरह के इस तरह की औषधियाँ यूज की जाती हैं जो एक्स्ट्रा फैट को डिजोल्व करती है बेसिकली। तो अनुवासन के थ्रू हम वहाँ पे पेशेंट को देते हैं, तो उससे बॉडी का वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। और कुछ ऐसी हर्ब्स भी हैं जो बॉडी के वेट को लॉस करती हैं। तो अलग अलग ट्रीटमेंट है, पंचकर्मा काफ़ी हेल्प करता है इसमें। अगर हम प्रॉपरली 10 से 12 दिन पंचकर्मा कराएं तो 5-6 किलो वजन आराम से आपका कम हो सकता है। लेकिन उसके बेसिक रीज़न आपको पता होना चाहिए कि क्यों वेट क्यों बढ़ा है पेशेंट का, दिक्कत तो नहीं है, कुछ और वजह तो नहीं है। वो सारी चीज़ें कम से कम पता होना चाहिए आप। तो सर आप हमें ये बताएं कि जैसे आजकल एक बहुत ही हॉट टॉपिक चल रहा है पॉल्यूशन को लेके। तो कि पॉल्यूशन से जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं लोगों को, या प्रॉब्लम आ रही है लोगों को, तो उसका भी रिलीफ है, उसका भी कोई सॉल्यूशन है? पॉल्यूशन की बात करें तो आजकल चारों तरफ ही पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो गया है कि लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। तो बेसिकली रेस्पिरेटरी डिजीज़ में आता है बेसिकली। तो हमें रेस्पिरेटरी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इसके ऊपर काम करना चाहिए। वैसे उसके लिए हम पंचकर्मा की भी हेल्प ले सकते हैं। जैसे अपना वीक में 1 या 2 बार नश्यम कराओ, जिससे जितना भी कफ आपके बॉडी में स्टोर हुआ है वो थोड़ा बाहर निकले। ज़्यादा अगर कफ की दिक्कत है तो उसको वमन भी हम करा सकते हैं पेशेंट को। और अगर सिंपल हम चीज़ों की बात करें तो पेशेंट च्यवनप्राश वगैरह भी खा सकता है पेशेंट को। शीतोपलादी चूर्ण है, इसको भी रेगुलर यूज़ कर सकता है। और भी बहुत सारी मेडिसिन्स हैं, और
द्राक्षा है, ये सारी चीज़ें हम सांस के लिए यूज़ कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। गिलोय है, रेस्पिरेटरी में भी अच्छा काम करता है, उसका भी काढ़ा बना के हम यूज़ कर सकते हैं। घर में सिंपल लौंग है, ठीक है, काली मिर्च है, उसका काढ़ा, अदरक है, उसका काढ़ा बना के ले सकते हैं रेस्पिरेटरी के लिए। और भी ज़्यादा सिंपल हम करना चाहें, सिंपल अदरक ले सकते हैं, शहद ले सकते हैं, उसको हम जूस निकाल के, उसका रस निकाल के एक पेस्ट बना के चाटने के लिए दे सकते हैं। तो रेस्पिरेटरी में लिए अलग अलग तरीके हैं, इसको हम मैनेज कर सकते हैं इस तरीके। तो कोई च्यवनप्राश की आपने बात करी, जैसे आजकल जो लोग फूड एक्टिविस्ट जो है, तो वो च्यवनप्राश जैसे ब्रांड्स, काफ़ी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, उनको एक्सपोज कर रहे हैं कि इस च्यवनप्राश में इतना शुगर है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को यूज़ नहीं कर। ऑथेंटिक नहीं है। तो आप कोई ऐसा च्यवनप्राश रेकमेंड कर सकते हैं जो लोग एक्चुअल में उसको यूज़ कर सकें? मैं स्पेसिफिक किसी कंपनी के बारे में नहीं बोलना चाहूँगा कि मुझे किसी कंपनी के बारे में। क्राइटेरिया बता दो, ऐसे पीछे देख सकते। हाँ, मैं अगर हम सिंपली अगर हम बात करें तो मैं कहूँगा जो हैंडमेड च्यवनप्राश होते हैं, जो उसी मंथ में रेडी होते हैं और उसी मंथ में यूज़ करते हैं हम लोग, वो बहुत अच्छे कारगर रहते हैं। आजकल बहुत सारी कंपनियां हैं जो हैंडमेड बनाती हैं, खुद ही बनाती हैं कंपनी, और प्रिजर्वेटिव उसके अंदर नहीं डालती है। तो वो बहुत अच्छे जो च्यवनप्राश हैं वो अपनी बॉडी के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। उसमें अगर हम देखें, बहुत सारी कंपनियां जैसे दूध पापेश्वर कंपनी है, बहुत अच्छे रिजल्ट है उनके, च्यवनप्राश अच्छा है, उनकी क्वालिटी अच्छी है, तो उसका हम यूज़ कर सकते हैं। ऐसे मार्केट में देखो अलग अलग हैं जो कंपनियां निकाल रही हैं, कोई कुछ मिक्स कर रहा है, कोई कुछ मिक्स कर रहा है, तो इससे थोड़ा सा दिक्कत तो आ रही है कि कौन असली है कौन नकली है, डिफ्रेंशिएट करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। लेकिन अगर अच्छे ब्रांड है उनका आप यूज़ करो, च्यवनप्राश अच्छे रहते हैं उनके, आप यूज़ करो, रेस्पिरेटरी डिजीज़ में बहुत अच्छा काम करते हैं। बच्चों को भी दे सकते हो, बुजुर्गों को भी दे सकते हो, महिलाओं को भी दे सकते हैं, तो बहुत अच्छा काम रहता है सर्दियों के अंदर, बेसिकली च्यवनप्राश यूज़ कर सकते हैं। तो अब हमने पंचकर्मा के बारे में इतना बात कर तो लिया, पर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। आयुर्वेदा, पंचकर्मा और होम्योपैथियों में क्या डिफरेंस है? होम्योपैथी और आयुर्वेदा और पंचकर्मा, होम्योपैथी एक अलग लाइन है जिसके अंदर हम बेसिकली केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे, तो अलग अलग पोटेंशियल में अलग अलग केमिकल्स यूज़ होते हैं। आयुर्वेदा में ऐसा कुछ भी नहीं है, आयुर्वेदा सिंपल हर्ब्स यूज़ होते हैं डायरेक्टली। जैसे नीम है, तो नीम के पत्तों का चूर्ण, नीम की छाल है, अर्जुन की छाल है, तो डायरेक्टली यूज़ करते हैं, ना उसके अंदर कुछ मिक्स कर रहे हैं, ना कुछ अलग से उसमें कॉम्बिनेशन हम बना रहे हैं, जैसे मान लो उसको प्रिजर्व करना है तो कुछ उसमें डाल रहे हैं। तो डायरेक्टली आप अश्वगंधा यूज़ कर सकते हो, डायरेक्टली आप शिलाजीत यूज़ कर सकते हो, तो अलग अलग हर्ब्स हैं वो नेचुरली उसमें यूज़ कर सकते हो। अगर आप एलोपैथी की तरफ देखेंगे तो वो डायरेक्टली केमिकल से बनी हुई मेडिसिन है। तो आपकी अगर मान लो आप किडनी की पेशेंट हैं या आप लीवर के पेशेंट हैं और आप लीवर की मेडिसिन खा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो किडनी पे भी आपको असर कर। तीनों के ट्रीटमेंट में अलग प्रोसीजर रहता है। हाँ, तीनों का ट्रीटमेंट का अलग अलग प्रोसीजर्स है। अगर हम एलोपैथी की बात करें तो उसमें इमरजेंसी इमरजेंसी बेसिकली ट्रीटमेंट आता है। आयुर्वेद की हम बात करें तो उसमें पंचकर्मा आता है, छार सूत्रा ट्रीटमेंट आता है, लीच थेरेपी आती है, और भी अलग अलग थेरेपीज है वो बेसिकली यूज़ कर, मर्म थेरेपी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम एलोपैथी की तरफ देखें तो उसमें देखो इमरजेंसी कंडीशंस रहती हैं, तो उसमें ऑपरेट करना है किसी का, मतलब कोई किसी का इमरजेंसी कंडीशन, हार्ट की डिजीज है या हार्ट अटैक आने वाला है, तो आईसीयू की ज़रूरत पड़ती है। तो दोनों अलग अलग तरीके से अलग अलग काम करती है। अगर इनिशियल स्टेज पे अगर आयुर्वेद अगर किसी पेशेंट को कर दिया जाए या पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर दिया जाए, तो एलोपैथी की ज़रूरत नहीं पड़ती है पेशेंट को। तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा आयुर्वेद से पेशेंट को ठीक किया जाए, जिससे आगे उनको कोई साइड इफ़ेक्ट भी ना हो और लगातार पेशेंट ठीक भी रहे। तो जैसे आपको अराउंड 15 ईयर्स हो चुके हैं। हाँ, अराउंड मुझे 15 ईयर्स हो गए हैं काम करते हुए, और मैं पंचकर्मा और छारसूत्र बेसिकली मेरा हॉट टॉपिक रहा है, और मेरी एक्सपर्टीज रही है छारसूत्रा। अगर हम छारसूत्र की बात करें या पाइल्स की बात करें, तो पाइल्स में क्या होता है, बेसिकली जब आदमी फ्रेश होता है सुबह मॉर्निंग में, तो उसको ब्लीडिंग हो सकती है, एनल में पेन हो सकता है, उसको इचिंग हो सकती है, तो ऐसा लगता है कि जैसे कुछ फंस रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये पाइल्स के अंदर बेसिकली होती है, तो उसके अंदर छारसूत्रा ट्रीटमेंट होता है। बहुत सारी जगह पे हम लोग सर्जरी, अलग अलग तरह की सर्जरी होती है, कुछ लोग लेजर करते हैं, कुछ लोग थ्रोम्बो भी करते हैं, कुछ लोग गन शॉट से भी पाइल्स का ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन आयुर्वेदा कहता है कि आप उसको छारसूत्र से ठीक करो, उससे क्या है, रिकरेंस आपको नहीं होते हैं, बार बार पाइल्स नहीं होगा, डाइजेशन आपका सिस्टम ठीक रहेगा, बार बार पाइल्स नहीं होगा आपको। एक बार अगर छारसूत्र करा लिया तो रिपीटेशन होने के बहुत कम चांसेस रहते हैं। और दूसरा हम फिस्टुला की बात करें,
फिस्टुला एक हॉट टॉपिक है आयुर्वेद में और एलोपैथी में, आपस में कॉन्ट्रडिक्शन है कि फिस्टुला आयुर्वेद से ही ठीक नहीं होता, एलोपैथी ठीक करता है, नहीं। अगर 100% इसके बारे में ज्यादा बात भी नहीं करते हैं। हाँ, लोग जानना चाह रहे हैं कि छाछसूत्र कैसे परमानेंटली ठीक कर देता है, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा एलिबोरेट कर दूं। छाछसूत्र बेसिकली एक ऐसा ट्रीटमेंट है, कुछ ऐसे केमिकल से बना हुआ, केमिकल नहीं कह सकते, नेचुरल मेडिसिन होती हैं, उनका बना हुआ धागा है, वो बेसिकली यूज़ किया जाता है पेशेंट को। उस धागे का मेन मेजर काम रहता है कि वो पेशेंट को हीलिंग भी देता है और कटिंग भी देता है। तो जितना भी क्राइटेरिया, जितना भी उसके अंदर ट्रैक रहता है, उसको हील अप कर देगा, उसको कट कर देगा और पूरी पस्ट ड्रेनेज वगैरह सारा ठीक कर देगा वहाँ पे। तो उसके अंदर हो सकता है 1 महीना लगे, 2 महीना लगे, अलग अलग सीटिंग्स है उसके बाद। तो परमानेंटली सॉल्यूशन है, आप छाछसूत्र से ही फिस्टुला, फिशर या पाइल्स को ठीक कर सकते हो। जैसे कि अगर हम कहीं भी रोड पे जाते हैं तो वहाँ लिखा होता है बवासीर एक टीके में खत्म, तो क्या है वो सच्ची में ऐसा होता है या फिर अपने कस्टमर बढ़ाने के लिए? बेसिकली ऐसा करते हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल यूज़ किए जाते हैं कि वो अगर पाइल्स किसी एरिया पे हो रहा है तो उसमें कुछ ऐसे इंजेक्शन दिए जाते हैं जिससे वहाँ पे वो डेड हो जाता है, लेकिन उससे कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा होती है। एक बारी तो आपने उस एरिया को डेड कर दिया, तो वहाँ पे ब्लीडिंग भी रुक गई, स्वेलिंग भी कम हो गई, ठीक हो गया। लेकिन जब नेक्स्ट टाइम आपको 15 दिन या 1 महीने के बाद में दोबारा से दिक्कत आएगी, तो उसको ऑपरेट करना ही मुश्किल हो जाता है। क्यों? वहाँ की जो स्किन्स हैं, जो पहले से हमने इंजेक्शन दिया हुआ है, तो डेड हो जाती हैं, तो उनको रिपेयर करना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं चाहता हूँ कि अवॉइड करो, लोग ज़्यादा इंजेक्शन वगैरह ना लगाएं, डायरेक्टली छाछ-सूत्र करा के उसको ठीक कर सकते हैं परमानेंटली। तो क्या हम अपने डेली लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करके भी इन चीज़ों से दूर हो सकते हैं? 100% सबसे ज़रूरी तो यही रहता है कि जब भी किसी पेशेंट को पाइल्स या पाइल्स जैसी समस्याएं स्टार्ट हो, तो सबसे पहले अपने लाइफस्टाइल को ठीक करना चाहिए। लाइफस्टाइल में सबसे ज़रूरी है कि जैसे मिर्च मसाले वाली चीज़ें हैं, जैसे फास्ट फूड्स है, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, ये चीज़ें बिल्कुल अवॉइड कर देनी चाहिए। हर कोई पेशेंट चिकन ले रहा है, ड्रिंक खा रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, तो उसको भी बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। तो फर्स्ट मेजर थिंग तो यही करनी चाहिए, जिस वजह से वो हो रही है उसको अवॉइड करना। मान लो कॉन्स्टिपेशन हो रही है तो आप छोले मत खाओ, राजमा मत खाओ, उड़द की दाल मत खाओ, ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। और इसको नेक्स्ट लेवल पे डाइट को इम्प्रूव करना है बेसिकली, तो हम जैसे मॉर्निंग में अच्छे से पानी पिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। दिन में अगर आपको मिलती है छाछ, लस्सी, उसका प्रयोग करें, जिससे आपका पेट सही रहे, आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो, पेट में गर्मी ना रहे। उसके अलावा फिर नेक्स्ट लेवल पे हम जब भी खाना खाते हैं, अपने सलाद, सैलेड वगैरह अपना खाने के अंदर लें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स वगैरह आप सेवन करें। उसके बाद अगर हम शाम को जब सोते हैं उस टाइम पे हम पपीता खाएं, तो वो हमारा बहुत अच्छा लैक्सेटिव वर्क करता है, तो उससे कॉन्स्टिपेशन रिलीज रहती है, पेशेंट नॉर्मल रहता है। उसके बाद हम मिल्क ले सकते हैं, मुनक्का खा सकते हैं। तो अलग अलग उसमें रेमेडीज़ हैं जो बेसिकली इसको कंट्रोल कर सकते हैं, आप उसको ले सकते हो, कोई ऐसा इश्यू नहीं। ये पाइल्स जो है, इसके सिम्पटम्स क्या होते हैं? मतलब किसी को पता कैसे लगे कि मेरे को पाइल्स होगा। हाँ, पाइल्स हो रहा है या होने वाला है? मैं आपको इसके बारे में कुछ छोटा सा बताना चाहूँगा। जैसे कोई पेशेंट है, अगर उसको पाइल्स है, तो सुबह मॉर्निंग में उसको बेसिकली कॉन्स्टिपेशन होगी, उसको फ्रेश होने के लिए थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा। और जब पेशेंट जब जोर लगाता है तो पाइल्स के कुछ मस्से होते हैं वो बाहर की तरफ आ जाते हैं, तो पेशेंट को कई बार फील भी होता है कि जैसे एनल कुछ बाहर आ गई है। या एक और सिम्टम्स रहता है, जैसे ब्लीडिंग हो रही है पेशेंट को, जब फ्रेश होता है तो लगातार पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है, खून निकल रहा है। तो ये सारी सारी चीज़ें हैं जो बताती हैं कि पेशेंट को पाइल्स होने की संभावनाएं हैं। उसके लिए अगर आपको लग रहा है कि ये ऐसी दिक्कतें आ रही हैं, एक बार किसी डॉक्टर से मिलो जो स्पेशलिस्ट है इस तरह का, वो आपको अच्छे से एलिब्रेट करेगा, वो आपको समझा पाएगा कि आपको पाइल्स है, फिशर है, फिस्टुला है। तो तीनों में थोड़ा एलिब्रेट करने के लिए ज़रूरत है, तो वो डॉक्टर ही आपको उसको सलाह दे पाएगा। कोई भी किसी भी पेशेंट को अगर लगे कि मुझे डिफिकेशन करते हुए या फ्रेश होते हुए पेन हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, तो एक बार ज़रूर किसी पाइल्स स्पेशलिस्ट से मिलें, तो आपको बताएंगे पाइल्स है या नहीं। नहीं तो आपसे ही मिल सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, ऐसे ही बस। तो जैसे कि किसी को पाइल्स है तो आप कौन सा ट्रीटमेंट ज़्यादा सजेस्ट करेंगे, आयुर्वेदा या फिर मॉडर्न वाला? मैं तो अगर सजेस्ट करूँगा तो आयुर्वेदा ही इसका परमानेंट सॉल्यूशन है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी मेडिसिन्स हैं जो कॉन्स्टिपेशन को रिलीज़ करती हैं, तो नेचुरली पेशेंट के पाइल्स को नॉर्मल करती हैं। वो पेशेंट फर्स्ट सेकंड स्टेज तक खा सकता है, तो मेडिसिन से भी ठीक हो सकता है। अगर पाइल्स थर्ड स्टेज या फोर्थ स्टेज पे पहुंचता है, तो उसमें एक ही तरीका है, आप उसका छाछसूत्र ट्रीटमेंट कराओ,
वही एक उसका एक तरीका है जिससे परमानेंटली सॉल्यूशन हो सकता है। क्योंकि आजकल मैं और रेफर करूँगा कि आप छाछसूत्र से ही उसका ट्रीटमेंट कराएं, आयुर्वेद से ही उसका इलाज कराएं, जो कि परमानेंटली इसके लिए अवेलेबल है आपकी। तो इसलिए आजकल सारे रिलायबल ज़्यादा मॉडर्न पे होते हैं, उन्हें पता नहीं है कि आयुर्वेद भी कुछ होता है। लोगों को गलतफहमियां हैं इस चीज़ की कि लोग सोचते हैं कि ये एलोपैथी में जल्दी ठीक हो जाएंगे, लेकिन वहाँ पे जो कॉम्प्लिकेशन है वो बड़ी दिक्कत करती हैं। पेशेंट ने ऑपरेट किया, 6 महीने बाद दोबारा से उसको हो गया, तो उस चीज़ का कुछ फ़ायदा नहीं है पेशेंट को। एक बारी में जल्दबाजी में पेशेंट ने ठीक करा लिया, लेकिन दोबारा उसको रिकरेंस हो रहा है, फिर वही 6 महीने दोबारा से पेशेंट उसी चीज़ को ले रहा है। इससे अच्छा है आप आयुर्वेद से जुड़े, आयुर्वेदिक मेडिसिन खाएँ, आयुर्वेदिक डाइट फॉलो करें, और साथ में अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होती है तो छाछसूत्रस का ट्रीटमेंट है, वो आप उसको कराएं। तो क्या एलोपैथी में इसका परमानेंट इलाज नहीं है? देखो, ऐसे मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे कुछ एग्जांपल्स देता हूँ जो मेरे पास ऐसे केसेस आए हैं जो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हुआ है। एलोपैथी के 3-3 4-4 बार भी ऑपरेशन करा चुके हैं वो। मैं सो 2-3 बड़े हॉस्पिटल्स हैं जो एलोपैथी हॉस्पिटल्स हैं, जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हैं, उसके अंदर भी छाछसूत्र करने जाता हूँ पेशेंट का। तो कई मेरे साथ के डॉक्टर्स हैं जो प्रोक्टोलॉजिस्ट हैं, जो इस चीज़ का ट्रीटमेंट करते हैं, तो वो लोग सोचते हैं कि इसको परमानेंटली सॉल्यूशन के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो लोग मेरे पास आते हैं, बात करते हैं इस चीज़ के लिए, सर क्या ऐसे कर सकते हैं। तो मैं उनको सजेस्ट करता हूँ कि इसका छाछसूत्र ही एक सॉल्यूशन है, उसी को आप उस पर यूज करो तो परमानेंटली सॉल्यूशन हो सकता है। ऐसे ही बहुत सारे केसेस आए जिनके 2-3 बार ऑपरेट हुए, लेकिन वो ठीक नहीं हुए। लास्ट में मेरे पास आए तो मैंने उसको छाछसूत्र किया। हो सकता है उसमें 2 महीने लगे उनको, लेकिन पेशेंट अभी परमानेंट बिल्कुल ठीक है। वापस से रिपीटेशन के लिए मेरे पास नहीं आए हैं कि सर मेरे को ये दिक्कत हो रही है, दोबारा से हो रही है। तो वेल है कि आप छाछसूत्र को यूज करें, जिससे परमानेंटली आप इन सी चीज़ों से निजात पा सकें। जैसे कि अभी हम आपके लिए रियल लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में बात ही कर रहे हैं, तो आप कोई ऐसा केस बताना चाहेंगे जहाँ पे आपको ऐसा लगा कि सामने जो आपका पेशेंट है उसके मतलब आयुर्वेदिक से पूरी लाइफ चेंज हो गई हो, जो भी उसे कोई बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में आया हो आपके पास और आपने उसको क्योर कर दिया हो? ऐसे एक बहुत ही स्पेशल केस बताता हूँ मैं आपको, एक मेरे लाइफ में याद आता है, क्योंकि वो पेशेंट मेरे पास 3 या 4 बार रिपीट आया था। पेशेंट था, डायबिटिक का पेशेंट था, और उसको बेसिकली डायबिटिक फुट हो गया था, और डायबिटिक फुट होने की वजह से उसको नेक्रोसिस हो गई थी राइट वाले लेग के अंदर, थंब के अंदर। तो डॉक्टर ने उनको बोल दिया था कि आपका पैर काटना पड़ेगा, उसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो पेशेंट तो आपको पता ही है, जब पैर काटने की बात आती है तो पेशेंट तो घबरा जाते हैं। तो किसी ने मेरा रेफरेंस दे दिया उनको कि डॉक्टर शमन से एक बार मिल लो आप। तो वो पेशेंट मेरे पास आया, तो मैंने उस पेशेंट का बेसिकली देखा कि क्या वजह है, क्या रीज़न है। तो देखा कि डायबिटीज़ की वजह से इसे दिक्कत हो रही है, इसकी सेल्स डेड हो गई हैं बेसिकली। तो उसको इम्प्रूव करना है, दोबारा से उनमें ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करना है, जिससे वहाँ पे सर्कुलेशन ठीक हो और आगे नेक्रोसिस जो डेड हो रहा है आगे पार्ट, वो दोबारा से रिलायबल, दोबारा से उसकी सेल्स रीग्रोथ करना स्टार्ट करें। इसके लिए बेसिकली मैंने उसका पंचकर्मा कराया, अभ्यंगम स्टीम, वो पीपीएस पोटली मसाज होती है हमारे यहाँ पे, जो ब्लड सर्कुलेशन को अच्छे इंप्रूव करती हैं। तो पोटली मसाज कराया, और साथ में बेसिकली इस चीज़ के लिए एक लीज थेरेपी होती है, जिसमें लीज थेरेपी सीटिंग होती है, उसकी वीकली सीटिंग होती है पेशेंट की। तो मैंने 3 या 4 सीटिंग लीज की दी थी, और 15 दिन उसका अभ्यंगम स्टीम पीपीएस पोटली वगैरह कराया था। पेशेंट का कंटिन्यूसली तीसरे या चौथे दिन पेशेंट ने मुझे कह दिया कि मेरा पेन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब नेक्रोसिस होता है तो लगातार रात को पेन होता है पेशेंट को, तो वो अनबियरेबल होता है, उसके लिए पेन किलर्स, पेन इंजेक्शन लेने पड़ते हैं पेशेंट को। लेकिन पंचकर्मा करने के 5वें दिन पेशेंट को पेन में काफ़ी रिलीफ हो गया। नेक्स्ट 15 दिन बाद में दोबारा से रीजनरेशन, रीग्रोथ होना स्टार्ट हो गया। जो एरिया पूरा काला हो गया था वो नॉर्मल सेल्स में चेंज होना स्टार्ट हो गया, उसका कलर चेंज हो गया, उसका ग्रीन ब्लैक कलर से रेड कलर में रिवर्स होना स्टार्ट हो गया। वो पेशेंट 10 साल बाद में ढूंढता हुआ आया मेरे पास दोबारा से, जब उसकी कंडीशन दोबारा से उसी कंडीशन में आ गई, तो वापस से ढूंढता हुआ पता नहीं कहाँ से गूगल से सर्च किया और मेरे पास आया। उसके बाद दोबारा मैंने उसका पंचकर्मा किया, क्योंकि फिर से डॉक्टर ने कह दिया था कि दोबारा से पैर काटना पड़ेगा। तो मैंने दोबारा से उसका पंचकर्म किया। आज तक वो पेशेंट बिल्कुल ओके है, कोई इसको दिक्कत तो ये परमानेंट सॉल्यूशन हो गया उनका, ना तो पैर काटने की जरूरत नहीं पड़ी, और पेशेंट बिल्कुल बोलते हैं कि नतमस्तक हो जाता है डॉक्टर के सामने। तो उन्होंने भगवान की तरह माना इस चीज़ को कि आपने मेरा पैर बचा लिया, मेरी लाइफ बचा ली। तो ये मेरा बहुत, अपने बॉडी पार्ट बचा रही है। हाँ, क्योंकि फाइल्स फिस्टुला और इनके ऑपरेशन करना मेरे लिए बहुत नॉर्मल चीज़ है आज के टाइम पे।
लेकिन जब इस तरह के पेशेंट आते हैं कि पैर ही काटना पड़ेगा जी, इसका कुछ हो ही नहीं सकता, ये तो मर ही जाएंगे, ऐसे पेशेंट को ठीक करना और ऐसे पेशेंट को आयुर्वेदा से ठीक करना, ये मेरे लिए बहुत अचीवमेंट जैसी बात होती है मेरे लिए। और मैं कई बार मेरे पास ऐसे केसेस भी आए हैं जिनको मैंने ठीक किया, तो काफ़ी अच्छा फील करता हूँ सर। तो आजकल मिलेनियंस हैं, जेंजीज हैं, जिनको आयुर्वेदा में इंटरेस्ट नहीं है, उनको ये चीज़ें बेकार बिल्कुल लगती है। बिल्कुल गलत बात है आपकी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोगों को, मिलीनियर्स को स्पेशली आयुर्वेदा की जरूरत है और लोग जाते हैं। अभी लास्ट टाइम आपने देखा होगा कि अक्षय कुमार ने केरला के अंदर एक रिजॉर्ट के अंदर कुछ फोटोज और वीडियोस आई थी, वो केरला के पंचकर्म सेंटर की वीडियोस थी, जिसमें अक्षय कुमार कह रहे थे कि मुझे 14 डेज के लिए यहाँ पे ट्रीटमेंट दिया गया, उन्होंने बताया आयुर्वेद के बारे में। तो आप उनको जानो वो कैसे आयुर्वेदा से जुड़े हुए हैं। और सिंपली हम दिल्ली की बात करें, मैं तो दिल्ली में रह रहा हूँ, तो केजरीवाल जी को हम देख लें, तो केजरीवाल जी भी अपनी खांसी ठीक कराने के लिए आयुर्वेद के पास में ही जाते हैं। बेंगलोर में एक आयुर्वेदिक सेंटर है, बेसिकली वहीं पे जाते हैं अपनी खांसी, जब भी उनको सर्दी आती है तो खांसी बढ़ जाती है उनको, मुझे लगता है एलर्जिक राइनाइटिस की प्रॉब्लम है, एलर्जिक अस्थमा हो सकता है उनको, तो वो पंचकर्मा ही उनको फॉलो करते हैं और पंचकर्मा से ही वो लोग उस चीज़ को ठीक करते हैं। तो ये मिथ है कि पंचकर्मा इस चीज़ के ऊपर काम नहीं कर रहा है। काफी बहुत टॉपिक है, लगता है लोगों को लगता है ऐसा, लोगों का जब इंटरेस्ट होगा, मैं इसकी भी बात कर रहा हूँ कि कोविड के बाद में लोगों का इतना इंटरेस्ट आयुर्वेद में बढ़ा है कि पता नहीं कहाँ कहाँ पे तो आयुर्वेदिक क्लिनिक्स खुल गए हैं, हर गली। कहाँ कहाँ पे पंचकर्म सेंटर खुल गए हैं, लोग आयुर्वेद को अपनाने लगे हैं, लोग आयुर्वेदिक मेडिसिन यूज करने लगे हैं, आयुर्वेद के बारे में एक दूसरे से बातें करने लगे हैं। यहाँ तक कि हमारी गवर्नमेंट इसके ऊपर अच्छे से फंड रिलीज करने स्टार्ट किए, गवर्नमेंट भी थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान देना स्टार्ट किया है आफ्टर कोविड, क्योंकि लाखों जाने आयुर्वेद ने बचाई कोविड के अंदर। तो वो तो एक एहसान है एक तरह से गवर्नमेंट के ऊपर। तो लोगों को जागना होगा, लोगों को आयुर्वेद को अपनाना होगा, क्योंकि जो हमारे पूर्वज लिख के चले गए, जो हमारे देश को बता के चले गए कि हिंदुस्तान में एक आयुर्वेद एक ऐसी चीज़ है जिससे हम पेशेंट को ठीक नहीं कर सकते, उसको स्वस्थ रख भी सकते हैं। स्वस्थ से स्वास्थ्य आतुरस्य विकार प्रश्नम च, मतलब पेशेंट के, मतलब किसी भी स्वस्थ आदमी के स्वास्थ्य की रक्षा करनी है, और अगर वो बीमार हो गया तो उसको ठीक करना है। ये आयुर्वेद का मेन औचित्य है, मेन प्रयोजन है बेसिक। तो डॉक्टर सर, अब हमने बहुत सारी बातें कर ली पंचकर्मा आयुर्वेद से रिलेटेड। हमें बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत सारी बातें, लोगों को बहुत चीज़ों के बारे में पता लगा। तो अब हम इस सीरियस टॉपिक से हट के थोड़ा सा फन मोड में आते हैं। तो हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पुटअप करेंगे, 5 क्वेश्चन पूछेंगे रैपिड फायर। उनके आपको आंसर 1 वर्ड में देने हैं, 1 वर्ड या 2 वर्ड, और क्विक देने हैं जो आपके माइंड में है। ठीक है? तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, इसे कहते हैं रैपिड फायर राउंड। ठीक है? तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपका फेवरेट आयुर्वेदिक हर्ब कौन सा है? अश्वगंधा। एक आयुर्वेदिक में जो सबको गलत लगता है, लीड ठीक होते हैं, लेंथी प्रोसेस है। लेंदी प्रोसेस है। पंचकर्मा करना जरूरी है या फिर ये ओवर है? नहीं, पंचकर्म करना जरूरी है, लेकिन कंडीशन के अकॉर्डिंग। आप अपने डेली रूटीन में क्या फॉलो करते हैं जो कि आप सबको सजेस्ट करना चाहेंगे? मैं बेसिकली त्रिफला का चूर्ण मैं रात को यूज करता हूँ 1 चम्मच, जिससे वो तीनों दोषों को शांत करता है। आपकी फेवरेट बुक? चरक, क्योंकि आयुर्वेद का मेन पार्ट चरक से ही है, तो मैं चरक मेरी फेवरेट बुक है। और आयुर्वेदिक और एलोपैथी, दोनों में से कोई चूज करना हो तो? आयुर्वेद। थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी सारी नॉलेजेबल चीज़ें हमारे साथ शेयर करी और दर्शकों के साथ भी शेयर करी। हमें बहुत अच्छा लगा, आपने हमें थोड़ा सा अपना कीमती समय दिया। मैं आपको भी थैंक यू कहना चाहूँगा, आकाश जी और चिन्मय जी, और मैं अपने दर्शकों को भी थैंक यू कहना चाहूँगा कि आपने आयुर्वेद के बारे में इतना जाना, आयुर्वेद को अपनाया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, आपको अगर आज का एपिसोड अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को सबको ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों को आयुर्वेद के बारे में अवेयरनेस हो और पंचकर्मा के बारे में अवेयरनेस हो। और डॉक्टर सरवन कुमार जी, अगर आपको कांटेक्ट करना है तो सारी डिटेल इनके डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, आप इनसे ज़रूर कांटेक्ट करें। और मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून, कीप लर्निंग एंड